मित्रों नमस्कार। मैं आज जो बातचीत करूंगा आपके साथ वो इस विषय पे करूंगा कि यदि आपको असिस्टेंट प्रोफेसर पद पर नियुक्त कर दिया जाता है तो आप अध्ययन और अध्यापन को, अपने विषय को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या करेंगे। कुछ लोग इस प्रश्न को यूं पूछ सकते हैं, यदि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बन जाते हैं तो क्या नवाचार करेंगे आप अध्यापन के क्षेत्र में और अपने विषय के को आगे बढ़ाने के क्षेत्र में। तो इन्हीं सवालों का जवाब आज के इस वीडियो में दूंगा, जिसका फाइनल टॉपिक है असिस्टेंट प्रोफेसर पद ग्रहण कर आप अपने विषय और अध्यापन को लोकप्रिय बनाने के लिए क्या नवाचार करेंगे। तो इस पे हम बातचीत करें, क्योंकि ऐसे प्रश्न अक्सर कई बार असिस्टेंट प्रोफेसर के चयन के जो इंटरव्यू होते हैं उनमें पूछ लिए जाते हैं। और ये प्रश्न ऐसा है जो कई बार विषय से अलग हट करके है, किंतु व्यवसाय से तो है। तो अध्यापन जो व्यवसाय है, प्रोफेशन जो चुन रहे हैं, उसके बारे में भी क्लैरिटी होनी चाहिए। जिस वीडियो पे अभी मैं बात करूंगा, यह वीडियो उन सभी प्रत्याशियों के लिए महत्वपूर्ण है जो असिस्टेंट प्रोफेसर का इंटरव्यू दे रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं, चाहे वे किसी विषय के हों, किसी भी संकाय के हों और कोई फील्ड के हों। ये जनरल टाइप है, ये कोई सब्जेक्ट बेस्ड वीडियो नहीं है, बल्कि ये सभी उन लोगों के लिए जो असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में अपना करियर शुरू करना चाहते हैं, मतलब हुआ कि एकेडमिक्स में जाकर उच्च शिक्षा में अपने जो है मनचाही मंजिल तक पहुंचना चाहते हैं, उनके लिए। तो सामान्यतः ये कहा जाता है, नवाचार की बात तो है ही, लेकिन नवाचार और जिसको कहें एक तरह से क्या इनोवेटिव आइडियाज आपके होंगे, ऐसे कौन से नए इनोवेशंस आप टीचिंग के क्षेत्र में करेंगे, ये सारे विषय के साथ जुड़ जाते हैं। प्रश्न छोटा है, उत्तर भी छोटा होगा, किंतु मेरा वीडियो बड़ा होगा, क्योंकि इसमें मुझे पूरा एक्सप्लेन करना होगा कि अपन क्या क्या बात करना चाह रहे हैं। जैसे सबसे पहले मैं एक बात कहूँ आपको कि जो परंपरागत सिस्टम है, जिसको हम कहते हैं कन्वेंशनल सिस्टम ऑफ एजुकेशन, उसमें और जो नवाचार की बात हो रही है, बार बार एक ऑल्टरनेटिव की बात हो रही है, वो कोई बात का मतलब ये दोनों विरोधी नहीं है, बल्कि एक ही चीज है, क्योंकि ट्रेडिशनल ही तो बेस है उसका। तो जो परंपरागत तरीके हैं, जरूरी नहीं आप नवाचार ही करें, बल्कि उन परंपरागत तरीकों को भी एक ट्रू स्पिरिट में लागू करें, उनको अप्लाई करें अपने आप पर, तो निश्चित तौर पर जो है आपको सफलता मिलेगी। सबसे बड़ी चीज है, चाहे कोई विषय हो, उस विषय को समझने और समझाने की प्रवृत्ति शिक्षक और छात्र दोनों में होनी चाहिए। कभी रटने पर जोर न दिया जाए, समझाने पर ही जोर दिया जाए। इवन मैं जो शुरुआत कर रहा हूँ, शुरू में अपने विषय की बात कर रहा हूँ, हिस्ट्री जैसे है, तो हिस्ट्री के बारे में क्या है कि जो लोग हिस्ट्री के नहीं है, वो लोग एक बात कहा करते थे कि हिस्ट्री ज्योग्राफी बेवफा, रात को रटी दिन को सफा। और इसको बाद में इतिहास वालों ने भी मजाक में नहीं, उन्होंने भी स्वीकार कर लिया। और शिक्षक जब ऑप्शनल सब्जेक्ट हम 9th क्लास में पढ़ने आए तो उन्होंने कहा आपने भी इच्छिक विषय दिया है, ये आगे तक चलेगा आपके साथ। तो इसके बारे में ये कहावत है जो बिल्कुल ही एकदम मिसकंसेप्शन है, ऐसा नहीं है। इतिहास में कोई रटने की गुंजाइश नहीं है, बल्कि इतिहास को भी समझने की आवश्यकता है, बशर्ते कि पढ़ाने वाले शिक्षक ने समझ लिया हो और वो समझा सके। तो सबसे प्रमुख बात तो यह है कि जो परंपरागत तरीके में विषय को समझने और समझाने पर जोर दिया जाए, ना कि रटने पर। रटने से कुछ नहीं, आपने गले पानी डाला और कुल्ला कर दिया, तो उसका कोई मीनिंग नहीं है। हाँ, एक छोटी सी एक्सरसाइज तो हुई, लेकिन ये कोई बहुत मीनिंगफुल एक्सरसाइज नहीं है। दूसरी बात, एक शिक्षा में पूर्वाग्रहों से मुक्त होकर के शिक्षा दी जाए। तो जो शिक्षक है, यदि वो किसी विचारधारा को बाय द वे सब्सक्राइब करता भी है, तो उसे कक्षा में दूर रखे और उसे उस गहराई के साथ ना पढ़ाए। ठीक है, उसका एक आउटलुक तो होगा ही, किंतु फिर भी जहां तक संभव हो शिक्षा को, एक तो पूर्वाग्रह पहले से सोच लो कई चीज के बारे में, ये ऐसे होता है, ये ऐसे होता है, बिल्कुल नहीं, कुछ नहीं होता है, सब कुछ सामान्य होता है। दूसरी बात क्या है, जो शिक्षा है, पढ़ना पढ़ाना, इसको अगर आपने वर्डन समझ लिया, आपको पढ़ने में कष्ट होता है, तो निश्चित तौर पर आप आगे नहीं पढ़ेंगे। शिक्षा जो है, इसको कभी भार ना माना जाए, इसे बर्डन ना माना जाए, बल्कि शिक्षा को और रोचक बनाया जाए, जो जिससे कि शिक्षा सहज ग्राह्य हो सके। और जिस विषय में भी कोई विद्यार्थी पढ़े, तो वो अपना जीवन जो है उस विषय के साथ जिए, ये मैं गारंटी से कहता हूं। यदि ऐसा होगा
तो निश्चित रूप से शिक्षा का भविष्य बहुत उज्जवल और शिक्षा बहुत ऊंचाइयों में पहुंचेगी। चौथी बात जो मैं कहूं कि अच्छी अध्ययन सामग्री स्वयं शिक्षक वो कहे खुद ही, मतलब जब प्रश्न पूछा जाए वो कहें, पहली बात तो कहेंगे कि मैं समझने और समझाने विषय पर ज्यादा जोर दूंगा, रटने के बजाय पूर्वाग्रहों से मुक्त शिक्षा पद्धति लागू करने की कोशिश करूंगा, और शिक्षा को भार न समझ करके उसे किस तरह से एक लर्निंग है, लर्निंग फॉर द डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी, इस तरह से लेकर के। और सबसे बड़ी चीज है अच्छी अध्ययन सामग्री विद्यार्थियों को पहली कक्षा में मैं बता दूंगा, ताकि वे उस सामग्री को लेकर के और पढ़ाई शुरू करें, और जब क्लास में आए तो कोरा कागज होके नहीं आए, बल्कि वे तैयार होके आए और शिक्षक के साथ में संवाद भी कर सके। एक तो ये। दूसरा क्या है, जब नया लेक्चरर जो भी शिक्षक जो बने, असिस्टेंट प्रोफेसर बनता है, उसके 3 काम होते हैं प्रमुख। एक तो होता है स्नातक और स्नातकोत्तर लेवल के विद्यार्थियों को पढ़ाना और उनका मार्गदर्शन करना। इसके अलावा और इसी से जुड़ा हुआ जो पहला जो बताया है उसमें है कक्षा की में पढ़ाने के लिए या विद्यार्थियों को पढ़ाने के लिए सामग्री तैयार करना, सामग्री निर्मित हर बार की जानी चाहिए। तो एक तो हुआ उनका पढ़ाने का। दूसरा काम है रिसर्च का, जिसमें शोध पत्र लिखना भी है, अनुसंधान डिग्री के लिए भी करना है या प्रोजेक्ट के लिए करना है, तो दूसरा काम अनुसंधान है। और तीसरा काम होता है प्रशासनिक और सेवा कार्य। प्रशासनिक में प्रवेश का मामला है, परीक्षा का मामला है, क्लासरूम के आवंटन का मामला है, अनुशासन का भी मामला है। अनेक विषय हैं जिनमें शिक्षक को अपनी भूमिका निभानी होती है। तो 3 प्रमुख हो गए, शिक्षण, अनुसंधान और लेखन, और सेवा। सेवा में आपका जो इंटरेक्शन है अन्य लोगों के साथ संपर्क स्थापित करना, अपने विभाग के जो अन्य टीचर्स हैं उनके साथ तालमेल बिठाना, और जो कॉलेज या यूनिवर्सिटीज के टीचर्स हैं उनके साथ में भी एक संबंध स्थापित करना, ताकि आप उस परिवार के अंग हो सकें। तो ये 3 चीजों को आप बताइए, इस शिक्षक के कार्य इनको मैं भली भांति करूंगा और इन पर मैं प्रारंभ से जोर दूंगा। दूसरा क्या है कि विषय जो है उसको और अध्यापन को लोकप्रिय बनाने के लिए व्यावहारिक, एक तो प्रैक्टिकल तरीके से, और तकनीकी और संवादात्मक नवाचार अपनाऊंगा। प्रैक्टिकल व्यवहारिक से मतलब है केवल थ्योरी नहीं, प्रैक्टिस भी। प्रैक्टिस कैसे होगी वो मैं आगे के और बिंदुओं में बताऊंगा। दूसरा तकनीकी टेक्नोलॉजी का उपयोग करके, और संवादात्मक मतलब एक डायलॉग, म्यूचुअल डायलॉग जो है, म्यूचुअल कम्युनिकेशन, जिसके माध्यम से हम जो है विद्यार्थी को अधिक उत्साहित कर सकेंगे लर्निंग के प्रति। इसके अलावा जो और जो तरीके होते हैं नवाचार में, तो जो चल रहा है वो नवाचार तो कुछ तो सरकारी नीतियों के तहत ही आती है या शिक्षा नीति के तहत आती है, जिसमें स्मार्ट क्लासरूम की बात काफी समय से चल रही है, कुछ हुए भी हैं, धीरे धीरे उस ओर बढ़ रहे हैं। वे निश्चित तौर पर सुविधाजनक होते हैं, उनमें सारे ऑडियो विजुअल्स और अदर फैसिलिटीज भी अवेलेबल होती हैं। इसके अलावा लाइव प्रोजेक्ट्स वगैरह के प्रोजेक्टर्स के माध्यम से चीजों को दिखाना, केस स्टडीज वगैरह के बारे में बताना, कोई आपने किस तरह से केस स्टडी करके जनरलाइज करते हैं, किस तरह से माइक्रो से मैक्रो की ओर ले जाते हैं, ये सारी बातें बताना। इसके अलावा जो सोशल मीडिया पर जो कंटेंट है, एकेडमिक कंटेंट, उसका उपयोग करना और उसके उपयोगी बना करके छात्रों को जो है कुल मिलाकर के लर्निंग पर कंसंट्रेट करना है। जैसे हम कहते हैं ना, कुछ लोग जो पक्के समर्थक होते हैं मूर्ति पूजा, ये तो विवाद चलता है कि मूर्ति पूजा निराकार ब्रह्म, लेकिन मूर्ति पूजक वो कहते हैं कि ध्यान को केंद्रित करने के लिए हमें एक ऑब्जेक्ट चाहिए। तो उसी तरह से जो विद्यार्थी है उसको ज्ञान पर कंसंट्रेट करने के लिए किस तरह से आप प्रभावित कर सकते हैं, ये नवाचार में खास तौर पर आता है। क्योंकि ट्रेडिशनल सिस्टम अगर ऑब्सोलीट हो जाता है तो हम एक ऑल्टरनेटिव सिस्टम ढूंढते हैं, हाउ टू कॉम्बैट विद द इमर्जिंग प्रॉब्लम्स ऑफ लर्निंग। तो अब जो मैं बात करना चाहता हूँ टू द पॉइंट, सबसे बड़ी चीज है कि जो अब शिक्षा का चल रहा है, तो जैसे एज ए टीचर, इफ आई एम अपॉइंटेड एज असिस्टेंट प्रोफेसर, आई अडॉप्ट द फॉलोइंग थिंग्स। नंबर 1, तकनीकी आधारित शिक्षा। इसका मतलब है ये जो तकनीकी है, ये जो खास तौर पर जो इसको कहते हैं कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी जो है, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी, इसको हम कहते हैं आईसीटी। तो आईसीटी और मल्टीमीडिया का
प्रयोग, जिसमें पीपीटी भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकते हैं, ऑनलाइन सामग्री और शैक्षिक जो एप्स हैं उनका उपयोग हो सकता है। इसके अलावा परस्पर संवाद जो है लर्नर और जो है इंस्ट्रक्टर के बीच में और लर्नर के बीच में, इस अंतःक्रिया की को इंटरैक्टिव विधि जिसे हम कहते हैं, इंटरैक्टिव विधि के माध्यम से हम अपने विषय को सहज ग्राह्य और ज्यादा स्पष्ट तरीके से समझा सकते हैं और लर्नर को इससे सीधा सीधा लाभ मिलेगा। इसके अलावा हम देखते हैं कि दूसरा जो है, पहला तो दिया हमने तकनीकी आधारित शिक्षा, आईसीटी एंड मल्टीमीडिया का उपयोग। दूसरा है, और आजकल मल्टीमीडिया इज नॉट डिफिकल्ट, क्योंकि कोई सब्जेक्ट के आप टीचर हो, आपने ग्रेजुएशन लेवल पर कंप्यूटर भी किया हुआ है और वैसे भी सोशल मीडिया पर सब लोग एक्टिव होकर के, अब तो आज की तो ये जरूरत बन गई है डिजिटाइज वर्ल्ड, तो उसमें सबको ये सब कुछ आता भी है। दूसरा जो पॉइंट मैं कहना चाहूंगा, प्रैक्टिकल नॉलेज, व्यावहारिक ज्ञान। अब आप कहेंगे कि व्यावहारिक ज्ञान, अब जैसे मान लो हिस्ट्री आ जाए, इसमें आप युद्ध कैसे करवाएंगे, लेकिन आप इसमें जो है चित्रों के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, ड्रामा के माध्यम से इनको दिखा सकते हैं। लेकिन यहाँ जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो ये है, व्यावहारिक ज्ञान से केवल सैद्धांतिक शिक्षा नहीं, बल्कि फील्ड वर्क को जोड़ा जाए और विषय को, कोई विषय हो, उसको जीवन की वास्तविक जो स्थितियां हैं, वास्तविकता हैं, उनसे जोड़कर समझाया जाए और फील्ड वर्क वगैरह तभी संभव होगा। जैसे आप हिस्टोरिकल एरिया का विजिट करें, आप एक गांव का विजिट करें और उसकी आप हिस्ट्री पता करना चाहें, तो उस हिस्ट्री को किस तरह से आप ट्रेस करेंगे, कैसे गांव में जाओगे, किससे पूछोगे, क्या सोर्स से जुड़ सकते हैं। इसी तरह से आप इकोनॉमिक्स के हैं तो खेतों को देखिए, फसलों के नाम सुनते हैं लेकिन फसलों को जानते ही नहीं है, खेतों में जाइए। ये इस तरह का प्रैक्टिकल एक कंपोनेंट्स हर सब्जेक्ट में जोड़े जाएं, चाहे वो फिजिक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो, तो उसमें व्यावहारिक ज्ञान के साथ साथ प्रैक्टिकल्स के लिए यूं तो लैब और दूसरे डेमोन्स्ट्रेटिंग ऑब्जेक्ट्स हो सकते हैं, लेकिन फिर भी एक्चुअल फील्ड तक जाना जरूरी है, जो मैं अपने पिछले दो वीडियोस में ये बात बता चुका हूं कि किस तरह से हम फील्ड वर्क हर सब्जेक्ट में इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। तीसरा बिंदु है मेरा सहयोगात्मक शिक्षा। सहयोगात्मक मतलब यह है कि इसमें विद्यार्थी जो हैं और शिक्षक उनका मेंटर रहे या मॉडरेटर रहे, और जो स्टूडेंट्स हैं वो ऐसा आपसी सहयोग से शिक्षण गतिविधि को अंजाम दे सकते हैं। जैसे कुछ प्रोजेक्ट्स हो सकते हैं, तो प्रोजेक्ट्स अलग अलग ग्रुपों में दिए जाएं, वो अपने प्रोजेक्ट का कोई रिपोर्ट बना के लाएं, कोई मॉडल बना के लाएं, कोई उसके डायग्राम्स बना के लाएं, चित्र बना के लाएं, जो जो कुछ हो सकता है पिक्टोरियल, और वो सब वो उसमें कर सकते हैं। इसके अलावा सबसे बड़ी चीज है डिबेट्स करवाई जाएं। डिबेट्स में पक्ष और विपक्ष दोनों अपने वैलिड पॉइंट्स रखेंगे, उनको फिर सावधानी पूर्वक शिक्षक एक मॉडरेटर के रूप में फिर फाइनल वर्डिक्ट देगा कि ये दोनों जो ग्रुप थे इसमें कौन सही कौन। तो ये एक ऐसी है जो कभी 15 दिन पे हो सकती है, महीने भर पे हो सकती है, एक वीक में हो सकती है, डिपेंडिंग अपॉन दी लोकल सिचुएशंस कि कॉलेज में किस तरह की स्थितियां हैं, बिल्डिंग की दिक्कत तो नहीं है, छात्र बहुत ज्यादा तो नहीं है, और वो कई चीजों के हिसाब से हम अपना एडजस्टमेंट करेंगे। इसके अलावा जो समूह चर्चा है, ग्रुप डिस्कशन, तो मोर और लेस डिबेट और ग्रुप डिस्कशन कॉमन जैसे दिखते हैं, बट ग्रुप डिस्कशन भी इंपॉर्टेंट है, किस तरह से उसमें लोग पार्टिसिपेट करते हैं। और इन सबसे क्या खास चीज होगी कि जो विद्यार्थी है, लर्नर है, उसमें एक विश्लेषणात्मक सोच, विश्लेषणात्मक जो पद्धति है वो विकसित होगी, और जब वो लॉजिकली सोचने लगेगा तो किसी भी सब्जेक्ट को वो लॉजिक से एनालाइज करेगा। तो लॉजिक इज द फंडामेंटल साइंस। लॉजिक को आप इग्नोर नहीं कर सकते, लॉजिक पे ही आपको चलना होगा। जहां तक क्वेश्चन लर्निंग का है, जहां लर्निंग का नहीं है वहां बिना लॉजिक के भी चल सकता है, कोई भी कथा कहानी सुनाई जा सकती है, कोई भी चमत्कार का वर्णन किया जा सकता है, बट दिस कैन नॉट बी द पार्ट ऑफ एनी लर्निंग एंड नॉलेज। और अगर उसको पार्ट बनाते हो then it will create various other problems. So this is not my subject of this lecture. Again, next है जो सोशल मीडिया, जिसकी बार बात कर रहे हैं, जो सोशल मीडिया है उसका हम शिक्षा में उपयोग करेंगे, वो खासतौर पर इस तरह से कि स्वयं शिक्षक छोटे वीडियो बनाकर, पॉडकास्ट बनाकर, यूट्यूब और इंस्टाग्राम पर अपनी जो कृति है उसको साझा करके विद्यार्थियों को एक्सेस दे सकता है कि वे उसको एक्सेस कर लें और उसको का उपयोग करते रहें जब भी उनकी सुविधा अनुसार। तो उसमें सबसे बड़ी चीज यह है
सोशल मीडिया जो डिजिटल कंटेंट जो उपलब्धता है जो टीचर कराएगा, दैट विल बी डिफरेंट काइंड ऑफ मटेरियल। ये नहीं कि दुनिया भर का पढ़ाया सामग्री उसको उठाना है, उसको नहीं उठाना है, और अगर उठाना भी है टीचर को उसे मॉडिफाई करके अपनी कृति के रूप में पेश करना होगा। तो सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म्स का उपयोग लर्निंग के लिए किया जा सकता है। इसके अलावा सबसे बड़ी जो चीज है वो है स्टूडेंट सेंट्रिक एटीट्यूड। जो टीचर है उसका एटीट्यूड जो है स्टूडेंट सेंट्रिक होना चाहिए, विद्यार्थी केंद्रित होना चाहिए, क्योंकि वो विद्यार्थी उसके लिए नहीं है बल्कि वो टीचर विद्यार्थी के लिए है। तो दो चीजें हैं इसमें कि भाई विद्यार्थी है इसलिए टीचर नियुक्त हुआ है, अगर टीचर है तो विद्यार्थी होगा कोई जरूरी नहीं है। तो इसलिए क्या है, जो प्राइमरी जो ऑब्जेक्ट है दैट इज स्टूडेंट। तो स्टूडेंट जो हमारा प्राइमरी ऑब्जेक्ट है तो हम उसी को कैटर करें, और उसमें सबसे बड़ी जो तरीका क्या हो सकता है कि किस तरह से स्टूडेंट सेंट्रिक एटीट्यूड होगा, उसका तरीका है छात्रों को प्रश्न पूछने के लिए प्रोत्साहित किया जाए, अधिक से अधिक प्रोत्साहित किया जाए। दूसरा क्या है, कभी छात्र को नोट्स डिक्टेट मत कराओ। नोट्स तो डिक्टेट जो कराते हैं वो टीचर की कमजोरी है, वो ना उन्होंने विषय समझाए, ना वो पढ़े, ना वो पढ़ा सकते, वो लिखलाते हैं और क्लास में बच्चों को ऐसे करके जैसे वो कितना बड़ा ज्ञान लाए हैं और उसे लिखवाना शुरू कर देते हैं। तो लेथार्जी है वो कोई एक्टिव टीचिंग में उसको नहीं मानता। एक्टिव टीचिंग इज डिफरेंट काइंड ऑफ थिंग। एक्टिव टीचिंग जो है इट गोज साइड बाय साइड विद लर्निंग ऑल्सो। टीचर को भी लर्न करना पड़ता है। तो जो छात्र जो है उनको प्रश्न पूछने के लिए उत्साहित करें, उनको हमेशा कहें कलम जो भी टॉपिक पढ़ेंगे उस पर पढ़ के आइए, मैं आपसे प्रश्न पूछूंगा, खुद ही प्रश्न पूछना शुरू कर दें। फिर लगे भाई कुछ लोगों ने जवाब दिया है तो उसमें थोड़ा अपनी बात मिला करके उसके बाद वो अपनी बात कहें, फिर बोले स्टूडेंट्स को अब आप प्रश्न खड़े कीजिए। इस तरह से ही एक रेगुलर क्विज वगैरह करवा सकते हो, अंताक्षरी करवा सकते हो, और भी कई तरह के रचनात्मक कार्य दे करके। तो स्टूडेंट्स के साथ जिस तरह से आपको समय बिताना है, क्योंकि इधर तो जो यूजीसी के नियम है उसमें तो पीरियड निश्चित है, इतने पीरियड, बट सर्टेन आवर्स आर टू बी स्पेंट विद द स्टूडेंट्स। ये है, अगर कॉलेज में आप स्टे करते हैं तो क्लासेस तो आपकी वो पीरियड्स हैं वो आपने ले लिए, लेकिन जो उसके बाद छात्र को अगर कोई मार्गदर्शन चाहिए, मैंने ऐसे शिक्षक देखे हैं कि जो सुबह आ गए 10 बजे 11 बजे, उसके बाद यूनिवर्सिटी में क्लासेस वगैरह पढ़ाएंगे, फिर पूरे दिन स्टाफ रूम में दे आर अवेलेबल, और कोई स्टूडेंट आकर के चाहे उनके सेक्शन का है, कक्षा का है, नहीं है, विषय में जो पूछना चाहे वो उसको बड़े ही उदार भाव से देते। ऐसे टीचर याद भी किए जाते हैं। तो ये, और इसके बाद जो अंतिम सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी वो है अंतर विषयक अप्रोच। वैसे तो अंतर विषयक का मामला अभी नई शिक्षा नीति में इतना महत्वपूर्ण बना दिया है कि फिजिक्स का आदमी हिस्ट्री पढ़ सकता है, केमिस्ट्री का आदमी म्यूजिक पढ़ सकता है, ये फ्लेक्सिबिलिटी दी गई है, बट ये फैसिलिटी अभी तक प्रॉपरली प्रोवाइड हो नहीं पाई है। किंतु जब ट्रेडिशनल सिस्टम था तब भी मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, जब हम लोग एमए कर रहे थे तो एक पेपर होता था इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया, इंडिपेंडेंट पेपर था। उस पेपर को जो टीचर पढ़ाते हैं उन्होंने पहली क्लास में पूछा भाई आप में कौन कौन लोग वो हैं जिन्होंने इकोनॉमिक्स पढ़ा है ग्रेजुएशन लेवल पर। तो हमारी इस कक्षा में कोई भी नहीं था जिसने इकोनॉमिक्स पढ़ा हो, इंक्लूडिंग माई सेल्फ, मैंने भी नहीं पढ़ा था। तो उन्होंने कहा कि देखिए कुछ फंडामेंटल्स हैं इकोनॉमिक्स के, वो आपको पता होने चाहिए। और जब हम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट की बात वो पढ़ा रहे थे हमको खास तौर पर, इसमें जूट इंडस्ट्रीज, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जूट का एक ऑर्गेनाइजेशन था इजमा, इंडियन जूट मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन। तो इंडियन जूट मैन्युफैक्चरर एसोसिएशन क्या करती थी, बहुत काम करती थी, लेकिन वो उत्पादन को कंट्रोल करती थी। तो उसमें अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है, कम उत्पादन करके अधिक मुनाफा कमाना। तो पहली बार उन्होंने हमको समझाया, पर हमें समझ में आया। उन्होंने कहा कि भाई जब अगर बाजार में 100 थिंग्स आर रिक्वायर्ड एंड यू प्रोड्यूस 80, देन देयर विल बी ए कॉम्पिटिशन बिटवीन दी कस्टमर्स के बीच में प्रतियोगिता हो जाएगी, हम दाम बढ़ा देंगे तो 80 से आप वो लाभ प्राप्त कर लेंगे जो 100 से कर रहे थे। तो एक तरीका उनका ये होता है, उसका लॉन्ग रन में होता है नुकसान इंडस्ट्री को होता है, क्योंकि फिर विकल्प खोजने लग जाते हैं लोग, ये नहीं मिल रहा तो उसका विकल्प क्या, विकल्प खोजेंगे तो उसके कई कारण होते, लेकिन उससे नेगेटिव पॉजिटिव दोनों तरफ जाता है। तो उन्होंने उस बात को बड़े अच्छी तरह समझाया कि किस तरह से उन्होंने इंडस्ट्री से मोनोपोलाइज कैसे होता है, मोनोपोली क्या है, ये सारी बातें उन्होंने हमको समझाई। और उन्होंने कहा पढ़ो थोड़ा। तो हमने ये जो है किताब आया करती थी दत्ता एंड सुंदरम, दत्ता और सुंदरम की किताब शायद अभी भी चलती हो इंडियन इकोनॉमी पे, तो रुद्रदत्त और केपीएस सुंदरम इस तरह के उनका नाम थे। तो उस किताब में हमने इंडियन इकोनॉमी को पढ़ा और खासतौर पर ट्रेड, कॉमर्स और इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट को पढ़ा। तो इसी प्रकार से क्या है,
आप जब अपने विषय को पढ़ाएं तो उसके लिए अंतर विषयक आप जानकारी दें। अगर कोई बायोलॉजिकल या कोई साइकोलॉजिकल आइटम भी देना है तो उसको भी आप पढ़ के आइए। आप उसको बायोलॉजी बताइए, उसको आप फिजिक्स भी बताइए, केमिस्ट्री बताइए, उसको हिस्ट्री तो हर सब्जेक्ट की बतानी ही पड़ती है, बिना हिस्ट्री के तो ज्ञान होता ही नहीं। हिस्ट्री इज दी फंडामेंटल ब्रांच ऑफ लर्निंग। तो ये मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं सब्जेक्ट का हूँ। तो इस तरह से जो मैंने आज ये बिंदु रखे हैं, इन बिंदुओं को आप अगर इंटरव्यू देते हैं तो अपने बिंदु बताकर कि मैं इस तरह से एक नवाचार करूंगा और विषय को लोकप्रिय बनाऊंगा। वैसे आज के इस वीडियो से संबंधित नहीं है, लेकिन एक रोचक बात है। आज एक विद्यार्थी ने मेरे से 2-3 सवाल मेरे पास भेजे सोशल मीडिया पर कि सर इनका जवाब दो। तो उनका जवाब मैं अभी नहीं दे रहा हूँ, लेकिन प्रश्न मैं आपके सामने भी छोड़ रहा हूँ, आप भी सोच के आए, क्योंकि मैं एक वीडियो भी बनाना चाहता हूँ कि इतिहास में क्या नवाचार किया जा सकता है, जो वो मेरा मूल विषय है। तो इसके बाद हो सकता है मैं वो बनाऊं, गारंटी नहीं है, क्योंकि उतना जो लोगों का वो नहीं है रिस्पॉन्स जितना होना चाहिए, लेकिन फिर भी मैं अपना काम पूरा करूंगा। तो उस विद्यार्थी ने 3 सवाल थे, एक का तो हल मैंने उसको बता दिया कि भैया वो तो मैं पहले बोल चुका हूँ। उसने कहा एक तो यह कि आपसे पूछा जाएगा अगर इतिहास में आप खलनायक का दर्जा किसे देते हो और क्यों। तो ये प्रश्न अपने आप में कई बार लगता है बिल्कुल बेहुदा और वाहियात प्रश्न है, लेकिन उसमें सवाल यह है कि इतिहास से क्या मतलब है। विश्व का इतिहास, यूरोप का इतिहास, फ्रांस का इतिहास, इंग्लैंड का इतिहास, इंडिया की हिस्ट्री, इंडिया की प्राचीन, मध्यकालीन, आधुनिक। तो इस तरह के सवाल करना अपने आप में तो उचित नहीं है, लेकिन यदि ये कर दे एक्सपर्ट, तो एक्सपर्ट को तो आप ये नहीं कहोगे बेहुदा सवाल क्यों करता है, तो आपको जवाब देना होगा। तो मैं उसके लिए इस पर विचार करूंगा अगले उसमें। दूसरा उसके पास था, अगर आपसे इतिहास की किसी घटना को बदलने के लिए कहा जाए तो आप किसे बदलेंगे और क्यों। अब उनसे पूछो क्या घटना बदली जा सकती है। घटना का वर्जन आप इधर उधर कर सकते हो, बट घटना तो घट चुकी, जो घट चुकी कैन इट बी रिप्लेस्ड, नो नॉट एट ऑल। तो इस तरह के प्रश्न क्यों लोग करते होंगे, क्योंकि या इस विद्यार्थी ने किया, इसका मतलब ये विद्यार्थी कहीं से लाया है। तो इन 2 प्रश्नों का जवाब कि इतिहास में खलनायक आप किसे मानते हैं और क्यों मानते हैं, और आप जो है इतिहास में किसी घटना को अगर बदलना पड़े आपको तो आप किस घटना को बदलेंगे और क्यों बदलेंगे। तो इस तरह के सवाल हैं। तो मित्रों, मेरे वीडियो देखते रहिए और मेरे वीडियो के साथ अन्य लोगों को भी जोड़ें, ताकि सब्सक्राइबर्स की संख्या भी बढ़े। और जो है एक जो इंटरेक्टिव लर्निंग की जो मैं बात करता हूँ, मैं चाहता हूँ कि आप जो है अपने प्रश्न भेजें, अपने कमेंट्स भेजें, मैं उन सब का रिप्लाई व्हाट्सएप इस पे यूट्यूब पे भी करता हूँ। और इसके अलावा अगर सोशल मीडिया में बाय द वे आप फेसबुक या कहीं जुड़े हों मैसेंजर वगैरह पे, तो वहाँ भी मैं रिप्लाई करता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।